Good morning, sir. sir. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें हमें ट्रुथ टेबल मेंशन होती है और ट्रुथ टेबल में 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए या 4 वेरिएबल्स के लिए हमें ट्रुथ टेबल मेंशन हो सकती है। और ट्रुथ टेबल में कुछ वेरिएबल्स के साथ साथ हमें एक आउटपुट फंक्शन भी गिवन होता है और आउटपुट फंक्शन में कहीं पर 0 कहीं पर 1 गिवन था। उस बेस पे जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट बना रहे थे तब हमने केवल आउटपुट को 1 कंसीडर किया था, बाकी 0 को हमने स्किप किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, जहां पर y जो आउटपुट वाला कॉलम होगा उस आउटपुट वाले कॉलम के अकॉर्डिंग जहां जहां 0 होगा केवल उसी को हमें कंसीडर करना होगा, राइट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों की जो वर्किंग स्टाइल है जस्ट अपोजिट है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज प्रोडक्ट ऑफ सम। Product of sum form is used when the output is equated 0. अगर किसी भी रो में y इक्वल टू 0 है, जैसे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और इसके आउटपुट की वैल्यू y की वैल्यू भी 0 है, सो हम उस रो को कंसीडर करेंगे। इसी तरह से y में दूसरी रो की वैल्यू 0 है, फिर तीसरी रो की वैल्यू y में 1 है, तो 1 वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल जहां जहां y की वैल्यू 0 है उसको पहले हम एक अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हम उसकी टर्म्स बनाना स्टार्ट करें। सो y में हमें देखकर पता चलता है कि ऐसी 3 रो है जिनका आउटपुट 0 है और वही प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म्स बनाएगा, बाकी 1 को हमें नहीं चलाना है, राइट। सो देखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जहां जहां पर y की वैल्यू 0 है उसको एक अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें पता चले कि हमें कितनी रो तैयार करनी है अल्फाबेट के आधार पे, ए और बी सी के आधार पे, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन है। सो 3 वेरिएबल्स के बेस पर हमें कहीं पे नॉर्मल लिखना होगा, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, तो वो किस तरह से तैयार होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट में यदि आपको याद हो तो हम 0 को कंसीडर करते थे उस वेरिएबल की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू और 1 को कंसीडर करते थे उस वेरिएबल की नॉर्मल। इसका जस्ट अपोजिट करना होगा प्रोडक्ट ऑफ सम में। दैट मीन्स जहां पर 0 होगा वहां पर वेरिएबल नॉर्मल रहेगा और जहां पर आपको 1 मिलता है वो पर्टिकुलर वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट रहेगा। सो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप मैक्स टर्म्स तैयार करोगे। सम ऑफ प्रोडक्ट में आप मिनिमम टर्म्स तैयार करते हो जिसको आप मिन टर्म्स कहते हो। M0, M1, M2, M3 अप टू Mn तक आपकी मिन टर्म्स तैयार होती है जो स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती थी। यहाँ पर हम मैक्स टर्म तैयार करेंगे और मैक्स टर्म को भी हम M0, M1, M2 अप टू Mn तक रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट में 0 इंडिकेट करता था कॉम्प्लीमेंट, 1 इंडिकेट करता था नॉर्मल, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल और 1 रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम पहले वेरिएबल पहली रो के लिए पहली मैक्स टर्म्स हम लोग बना लेते हैं। ए बी सी में तीनों जगह 0 है और इसका y जो आउटपुट है वो भी 0 है, तो फर्स्ट रो हम लोग कंसीडर करते हैं। 0 को हमें नॉर्मल वेरिएबल लेना है तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों 0 है और मैक्स टर्म हमेशा प्लस में रिप्रेजेंट होती है और मिन टर्म्स हमेशा डॉट में रिप्रेजेंट होती है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि ए बी सी में अगर 0 0 0 थे
और अगर इसका आउटपुट अगर 1 है तो हम तीनों वेरिएबल का डॉट ऑपरेशन करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। बट प्रोडक्ट ऑफ बीच में, दो टर्म्स के बीच में हमेशा प्लस होता है, सॉरी माइनस, डॉट होता है। ओके, सो फर्स्ट रो के लिए हम लोग तैयार करेंगे। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है एंड सी की वैल्यू 0 है। आउटपुट इज ऑल्सो 0। सो यहाँ पर हम पहली टर्म्स तैयार करेंगे जो कि मैक्स टर्म होगी, और प्रोडक्ट ऑफ सम हम लोग तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर पहली टर्म प्लस में तैयार होगी, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। सो वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट। अब दूसरी जो मैक्स टर्म आएगी वो तैयार होगी, ए में 0, बी की 0 वैल्यू है और सी की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों मैक्स टर्म के बीच में डॉट ऑपरेटर होगा, दैट मीन्स दो मैक्स टर्म हमेशा मल्टीप्लाई होती है। सो ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। नाउ तीसरी टर्म्स तैयार होती है हमारे पास, ए में 0 है, बी में 1 है और सी में 1 है। सो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास तीन ही 0 थे आउटपुट y में, तो हमारे पास तीन मैक्स टर्म तैयार हुई, और तीनों मैक्स टर्म्स का आपस में जो ऑपरेशन है वो रहेगा डॉट। तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट ऑफ सम में और सम ऑफ प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बूलियन अलजेब्रा के रूल लगाकर। y इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आया था, आपको ऊपर का कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्टली जो ग्रीन से लिखा हुआ है y इक्वल टू जो हमने टर्म बनाई थी वो आपको देखनी है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट डॉट ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, मैक्स टर्म की इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करनी है। ए प्लस बी दोनों में जो दो टर्म्स यदि आप देखते हो, दो मैक्स टर्म को देखते हो, और यदि हम ए प्लस बी को एक्स मान के चले, दैट मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है। राइट हैंड साइड पे मैंने लॉ लिखा हुआ है, ए प्लस बी और ए प्लस सी को हम बूलियन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जिसका इनपुट होता है ए प्लस बी सी। ए प्लस बी सी के ऊपर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करें, सो आउटपुट आएगा ए प्लस बी ए प्लस सी। तो यदि हम इसको x माने, a प्लस बी को यदि हम x माने, तो जो रिजल्ट जनरेट होगा वो x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू उसी के जैसे है, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो यदि हम a प्लस बी को x मानते हैं तो x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। तो उसको यदि हम कन्वर्ट करें
तो नीचे हमारे पास आउटपुट आएगा x प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये सॉल्व हुआ है बुलियन अलजेब्रा का डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग, और जो लॉ होता है वो राइट हैंड साइड पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब दो मैक्स टर्म हमने सॉल्व कर ली, सिंप्लीफाई की। तीसरी मैक्स टर्म हमारे पास थी a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब y इक्वल टू हमारे पास आ चुका है x प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी मैक्स टर्म्स है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टेप में x को हमने कंसीडर किया था a प्लस बी, और c डॉट c कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है 0। सो c डॉट c कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा और x की जगह पर आ जाएगा a प्लस बी। तो उसे भी यहाँ पे लेफ्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि c डॉट c कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 बनी, और x प्लस 0 हमेशा हमें x देता है। ये भी एक बुलियन अलजेब्रा का रूल है, x प्लस 0 इक्वल टू x, और x को हमने कंसीडर किया था a प्लस बी। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू a प्लस बी, और ब्रैकेट में जो दूसरी मैक्स टर्म है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमारे पास दो मैक्स टर्म आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी और a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम फिर से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दें, तो a प्लस बी को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में से, या मान के चले आप a प्लस बी को कॉमन निकाल लेते हो, तो a प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों मैक्स टर्म में से यदि आप a कॉमन निकाल लेते हो और b को आप यदि बाहर रखते हो, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो a प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होगा। तो a प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसको यदि आप b को अंदर करते हो, तो b डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसको हम b को यदि अंदर करते हैं तो b डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। अब b डॉट बी कॉम्प्लीमेंट वापस से चेंज हो जाएगा, वो भी एक रूल है। तो वो उसकी वैल्यू हो गई 0, और हमारे पास फिर से एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया है इक्वेशन का, y इक्वल टू a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो दो हमारे पास मैक्स टर्म है और दोनों ही सिंप्लीफाइड है। सो बुलियन अलजेब्रा का इक्वेशन जो 3 टर्म्स में था, जो काफी बड़ा था, अब वो सिंप्लीफाइड हो चुका है। तो y इक्वल टू a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, और y इक्वल टू a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम फिर से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा देते हैं, सो a प्लस बी और a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो ये कहलाता है मिनिमल पॉज फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म। सो y इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम वर्क करता है। यहाँ पे बस ध्यान आपको ये देना है स्टार्टिंग में कि जहां पर आप आउटपुट देखते हो y की वैल्यू, वहां पे आपको जहां जहां 0 मिलता है उसी की आपको इक्वेशन तैयार करनी है, उसी के वेरिएबल को आपको कंसीडर करना होगा। और जो जो इक्वेशंस है उसमें हमेशा दो टर्म्स के बीच में डॉट ऑपरेशन होना चाहिए, और हर एक टर्म्स में वेरिएबल के बीच में प्लस ऑपरेटर होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट ऑफ सम बनेगा कि यहाँ पे जो मैक्स टर्म है उनका प्रोडक्ट हो रहा है, और जो टर्म है उनका अंदर वाले वेरिएबल में सम हो रहा है। इसलिए इस इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। और फिर आप उसके ऊपर बुलियन अलजेब्रा के रूल लगाकर आप उसको जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं।
फाइनली आपके पास एक आंसर आएगा, उस आंसर के बेस पर आप उसका जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को बूलियन अलजेब्रा के रूल के बेस पर सॉल्व करने की प्रोसेस मैंने आपको बताई। एक एग्जांपल हमने सम ऑफ प्रोडक्ट का लिया और एक एग्जांपल हमने प्रोडक्ट ऑफ सम का लिया। अब इसमें कई सारे ड्रॉबैक है जो आपने फील भी किए होंगे। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम आई, जिसको ओवरकम किया कर्नफ मैप ने। दैट मीन्स किसी भी बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। केवल बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम उसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, दैट इज नॉट अ ओनली सिंगल आंसर। केवल एक ये वे नहीं है, दूसरे तरीके भी है। अब वो हम देखने वाले हैं जो कि काफी इजी वे है। उससे भी इक्वेशन काफी सिंप्लीफाइड होती है। सो ज्यादातर यूज होती है कर्नफ मैप। पहले हम इसके ड्रॉबैक देख लेते हैं कि सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि आपको बूलियन अलजेब्रा के सारे रूल याद होने चाहिए। यदि आपको सारे रूल याद है, डॉट वाले और एडिशन वाले और डी मॉर्गन्स लॉ, तब जाकर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की सोच सकते हैं कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लग रहा है, कहाँ पर x डॉट x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, c प्लस c कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स यदि आपके पास रूल्स है, आपको लर्न है, तब आप उसको अप्लाई करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट यदि आपके पास अगर रूल नहीं है, आपको रूल लर्न नहीं है, याद नहीं आते हैं, तो फिर आप इसको नहीं बना सकते। ये पहला ड्रॉबैक कि आपको रूल लर्न करना पड़ता है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम ये है, दूसरा इस सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन के रूल से सॉल्व करें, तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें उस रूल को बनाते नहीं आता है। मतलब हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन-सी टर्म्स को हम सेपरेट करें और उसके अंदर कौन-सा रूल तैयार हो रहा है। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन-सा रूल लग रहा है। रूल भले हमें लर्न हो, बट वो रूल को वहाँ पे किस तरह से जस्टिफाई करना है, वहाँ पे वो रूल किस तरह से बनेगा, कि यदि हमें पता है डिस्ट्रिब्यूटेड लॉ क्या होता है, ये हमें स्टेटमेंट क्लियर है। बट हमारे पास तो काफ़ी सारे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स गिवन हो गई। हमने ट्रुथ टेबल के बेस पर टर्म्स तैयार कर ली, बट कौन-सी 2 टर्म्स को हम कॉमन करें या कौन-सी 3 टर्म्स को कॉमन करें, ताकि हम उसके ऊपर डिस्ट्रिब्यूटेड अप्लाई कर दें? या किस इक्वेशन से सी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1 बन रहा है? तो भले हमें बूलियन अलजेब्रा के रूल लर्न हो गए हो, तो भी हम उस इक्वेशन के बेस पर उस रूल को पता नहीं कर पाते हैं कि कौन-सा रूल वहाँ पे लगने वाला है या वो रूल कैसे बनेगा वहाँ पे। क्योंकि जब तक उस इक्वेशन की स्टेटमेंट उस रूल के अकॉर्डिंग सेट नहीं होंगे, वो रूल अप्लाई नहीं होगा। भले आप कॉमन निकालो, सेपरेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, बट रूल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आता है तो ही वो रूल अप्लाई होगा। तो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, वो भी एक टफ प्रॉब्लम होती है। तो ये सेकंड ड्रॉबैक है कि रूल लर्न होने के बावजूद हम उस इक्वेशन को रूल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तीसरी बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये रहती है, यदि हमें बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को करना है, तो 0 और 1 को हमें लर्न करना पड़ता है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग रहता है कि कब हमें 0 को कॉम्प्लीमेंट के जैसे करना है और कब हमें 1 को नॉर्मल के जैसे करना है। क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के दोनों टेक्निक अलग-अलग हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में 0 को हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम में हम 0 को नॉर्मल लेते हैं। तो ये भी एक कन्फ्यूज़िंग टर्म है कि कब हमें 0 को नॉर्मल लेना है, कब हमें 1 को नॉर्मल लेना है या कॉम्प्लीमेंट कब-कब लेना है। तो ये 3 ड्रॉबैक है इस प्रॉब्लम के कि जो प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट को यदि हम बूलियन अलजेब्रा के रूल से सॉल्व करते हैं, ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये 3 बड़े-बड़े प्रॉब्लम आती है। तो इसके ड्रॉबैक को कम करने के लिए
इक्वेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए साइंटिस्ट जो कर्नफ मैप है, उन्होंने एक टेक्निक बताई जिसका नाम के मैप रखा गया। के स्टैंड फॉर कर्नफ, जो कि साइंटिस्ट के नाम से रिप्रेजेंट है, उन्हीं के ऑनर में इस मेथड को नॉमिनक्लेट किया गया। और इसने जो तरीका बताया किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, वो तरीका क्या था? सबसे पहले मैं आपको उसके तरीके के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। के मैप टेक्निक कई सारे वेरिएबल्स के ऊपर लग सकती है। तो वेरिएबल्स 2 हो या 3 हो या 4 हो, मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक का के मैप बनता है। तो 2 वेरिएबल्स हो तो 2 की पावर 2 टोटल के मैप में जो सेल्स होगी, सेल्स मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसको वेरिएबल के हिसाब से, उसकी लोकेशंस के हिसाब से उसको क्लासिफाइड करेंगे। दैट मीन्स अगर 2 की पावर 2 है तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स होनी चाहिए और हर एक सेल्स के अंदर कुछ वैल्यू आने वाली है, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी। सो ये वो सेल्स हैं जहाँ पर वैल्यू आने वाली है। इसी तरह से अगर हमारे पास सपोज वेरिएबल 3 है तो टोटल जो के मैप तैयार होगा वो 2 की पावर 3, दैट मीन्स टोटल 8 सेल वाला के मैप तैयार होगा। उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, 2 4 6 8। ये उसका तरीका होगा के मैप की सेल का, के मैप का जो टेबल तैयार होगा। इसी तरह से अगर 4 वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16। तो 16 सेल का हमारे पास एक के मैप ब्लॉक बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 16। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग अलग वेरिएबल से इंडिकेट रहेगा। अभी मैं आपको वेरिएबल का अरेंजमेंट भी सिखाता हूँ, किस तरह से वेरिएबल सेट होंगे। पहले ये आपको क्लियर हो कि वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं। सो मिनिमम 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं और 4 वेरिएबल के लिए आपको के मैप ड्रॉ करना पड़ सकता है एग्जाम में। सपोज 2 वेरिएबल्स के लिए अगर के मैप गिवन है, सो उस वेरिएबल में, उसके टेबल में किस तरह से आप वेरिएबल को सेट करोगे। तो 2 वेरिएबल्स है तो हम आपके पास होंगे 4 सेल्स के मैप में। यहाँ पर आपको कॉर्नर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये कहलाता है 0 वाला सेल, ये कहलाता है 1 वाला सेल, ये है 0 और ये है 1। सो 2 वेरिएबल्स की के मैप में आपके पास जो वेरिएबल होंगे वो 2 वेरिएबल ही होने चाहिए, एक होगा ए और एक होगा बी। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और जो ए है वो कहलाएगा नॉर्मल है। ये वाला जो 0 रहेगा ये कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट और ये नॉर्मल बी। सो 0 हमेशा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट को और 1 रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल को। सो ए और बी दो वेरिएबल के लिए इस तरह की शेल बन जाती है। ये वाली जो शेल है वो किस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, 0 0 को। ये वाली शेल रिप्रेजेंट करती है 0 और 1 को। आपको ये चेक करना है 0 और 1 को। ये वाली शेल रिप्रेजेंट करती है 1 और 0 को और ये वाली शेल रिप्रेजेंट करती है 1 और 1 को। इस बेस पर इसमें एक नंबर भी होता है। इस सेल का नंबर रहेगा 0, इस सेल का नंबर रहेगा 1, इसका रहेगा 2, इसका रहेगा 3। 0 1
2 3 ये आपके 2 वेरिएबल वाले के मैप को सॉल्व करने के लिए टेबल रहेगा। अब यहाँ पर सर्टेन कुछ वैल्यू आएगी जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो ये रूल पहले आपको पता होने चाहिए कि के मैप किस तरह से ड्रॉ होगा, कितनी सेल्स का ड्रॉ होना चाहिए, उस सेल्स के एड्रेसेस क्या होने चाहिए और उसका इंडेक्सिंग नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सो 2 वेरिएबल्स का मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास 2 वेरिएबल का के मैप जिसके अंदर 4 सेल्स आने वाली है। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इसके 2 पोर्शन है, एक पोर्शन ये रहेगा और एक पोर्शन ये रहेगा। इस वाले पोर्शन में हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए। इस पोर्शन को हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 0, नॉर्मल का मतलब है 1, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 0, नॉर्मल का मतलब है 1। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0, ए कॉम्प्लीमेंट और बी की वैल्यू 1, ए बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 और ए बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी की वैल्यू 3। तो ये हो गया उसके इंडेक्सिंग की वैल्यू। इस सेल को हम बोलेंगे 0, इस सेल को बोलेंगे 1, इस सेल को बोलेंगे 2, इस सेल को बोलेंगे 3। तो ये हुआ 2 वेरिएबल का के मैप। अब हम 3 वेरिएबल का के मैप देखते हैं। 3 वेरिएबल्स के लिए आपको पहले 8 ब्लॉक बनाने होंगे। 2 4 6 8। यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ से 2 सेक्शन तैयार होते हैं के मैप के। नीचे आप रिप्रेजेंट करो ए को, ए कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल ए, और बाकी जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ रिप्रेजेंट करो बी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये इनके वेरिएबल का अरेंजमेंट होगा क्योंकि हम 3 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल्स में एक वेरिएबल लेफ्ट में और 2 वेरिएबल राइट हैंड साइड पे। इस तरह से ये असाइन रहेगा। ये के मैप का रूल है। इसी फॉर्मेट में सबसे पहले के मैप को ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हम सेल्स के इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल्स को रिप्रेजेंट करना है तो ये पहली सेल है, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1, इस सेल को अभी हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे करते हैं 2। 0 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। तो ये है 3 वेरिएबल्स का के मैप और उसकी सेल की इंडेक्सिंग इस तरह से होगी। ये सेल्स नंबर लर्न करने रहते हैं। तो 0 1 2 आखिरी में, उसके पहले 3 4 5 6 आखिरी में, 7 उसके बाद, उसके पहले। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फिल करनी पड़ती जो भी हमें समेशन में गिवन होती है। जो जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ सम को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं 4 वेरिएबल के लिए। ये तो हुआ 3 वेरिएबल्स के लिए। अगर 4 वेरिएबल के लिए हमें करना है तो 1 2 3 4, 1 2 एंड 4। फिर से आपको 2 स्लॉट बनाने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 वेरिएबल रखने होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, और यहाँ पर आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से 2 वेरिएबल बचेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है 4 वेरिएबल का के मैप जिसके अंदर टोटल 16 सेल्स होगी। 16 सेल्स में हर एक सेल्स का कोऑर्डिनेट आप इस तरह से लोगे। जैसे सपोज ये वाली सेल है तो ये किस किस कोऑर्डिनेट को सेट कर रही है,
सो ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी, इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली शेल। अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल को कौन बना रहा है, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? सो ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेल की लोकेशन बनेगी ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये तरीका होता है इसको कंस्ट्रक्ट करने का। अब इसकी जो लोकेशन है उसमें इंडेक्सिंग करनी होती है। तो 0 1 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 5 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। फिर इसको हम छोड़ देते हैं। 8 9 10 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, 12 13 14 यहाँ पर, 15 यहाँ पर। ये है सेल की इंडेक्सिंग। इसी पैटर्न में सेल की इंडेक्सिंग को फिल करना होता है। और अब यहाँ पर बीच में हम वो नंबर डालेंगे जो हमें इक्वेशन में गिवन होते हैं। यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो टोटल 16 बाइनरी नंबर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रूथ टेबल में, वहां पे आउटपुट को देखा जाएगा कहाँ कहाँ पर 1 है। यदि हम सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए केमैप टेक्निक यूज कर रहे हैं तो जहां जहां आउटपुट की वैल्यू 1 होगी वहां वहां उस नंबर पे जाके हम 1 सेट करेंगे और बाकी जगह रिमेनिंग 0 सेट करेंगे। सो ये रहता है तरीका 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए एंड 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप का अरेंजमेंट। अब हम इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं के मैप के थ्रू। सपोज कोई फंक्शन f इक्वल टू a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, जिसके लिए हमें ट्रूथ टेबल गिवन है ए बी सी और फंक्शन f। फंक्शन क्योंकि f के अंदर 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो कितने वेरिएबल्स का बनेगा। तो सबसे पहले हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया 3 वेरिएबल्स, और तीनों वेरिएबल्स के लिए जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो हमने ड्रॉ कर लिए। तो 3 वेरिएबल्स के लिए टोटल 8 कॉम्बिनेशंस होंगे और वो मेंशन कर दिए। अब फंक्शन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? सो फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी? फंक्शन f इक्वल टू ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट है। तो फंक्शन में जहां जहां पर a है वो वैल्यू तो हमेशा 1 होगी। तो नीचे से यदि आप 4 रो देखेंगे तो उसमें a की वैल्यू 1 1 है। तो अगर फंक्शन में a अल्फाबेट गिवन है तो फंक्शन आउटपुट में भी जहां जहां पर a होगा वहां वहां पर 1 1 होगा। तो लास्ट की जो 4 रो है वहां पे फंक्शन जो कि आउटपुट है वहां पर आपको 1 दिखाई देगा, जो ये बताता है कि उसमें a अवेलेबल है। स्टार्टिंग में 0 है क्योंकि A0 B0 C0, या तो हमारे पास a आना चाहिए या तो BC कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। अब BC कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पर आ सकता है? तो नॉर्मल बी देखिए थर्ड रो में, और C का कॉम्प्लीमेंट। तो जहां पर BC कॉम्प्लीमेंट मिले उसे आपको 1 करना होगा। तो जहां BC कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है वो तीसरी रो है, उसकी जगह पर 1 होगा। और आपको 4 लास्ट की जो 4 रो है उसमें आपको A मिल रहा है, इसलिए उसकी जगह पे 1 1 होगा। तो लास्ट 4 रो में आपको 1 मिल गया और थर्ड रो में आपको 1 मिल गया। अब यदि फंक्शन में आउटपुट वाले कॉलम में जहां जहां 1 है उसे हमें अब के मैप से फिल करना है। ओके, अब इस शेल में देखिए
हमारे पास कई सारे मिन टर्म्स हैं यहाँ पर, टोटल 8 रोज हैं, तो M0 से लेकर M7 तक हमारे पास मिन टर्म्स रहेगी। बट कौन सी मिन टर्म्स के मैप के अंदर फिल होगी वो डिसाइड होगा 1 को देखकर, राइट। सो 1 जहां पर है, जैसे M2, M4, M5, M6, M7, तो केवल इन्हीं सेल को हमें के मैप में 1 फिल करना है। के मैप की इन्हीं लोकेशन पर हमें 1 फिल करना है, बाकी लोकेशन में हमें 0 फिल करना होगा। सो के मैप मैंने आपको बताया था कि 3 वेरिएबल का के मैप इस तरह से ड्रॉ होता है। ए और बी सी दोनों सेक्शन अलग अलग होंगे। अब आपको इस के मैप में जो इंडेक्सिंग है वो देखना है। तो 3 4 ना 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 उस लोकेशन पर आपको सेट करना होगा 1। तो मैं एक बार फिर से आपको के मैप ड्रॉ करके इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग तो फिर से हम एक के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। 3 वेरिएबल्स वाला के मैप जिसके अंदर 8 सेल्स होती है। यहाँ पर हम लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ लेते हैं नॉर्मल ए, यहाँ लेते हैं बी सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, दोनों नॉर्मल बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये है 0 वाली सेल, 1 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 5 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। अब हमें फिल करना है किस किस लोकेशन पर 1 आएगा। तो हमने ट्रुथ टेबल में देखा था 2 पोजीशन पर, 4 5 6 7 लास्ट की 4 रो। सो 2 पोजीशन ये है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 2 4 5 6 7। सो ट्रुथ टेबल में जहां जहां 1 है उस लोकेशन को आप देख लो, वो डेसिमल की कौन सी लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाकर आप के मैप में 1 फिल कर दो। अब जो रिमेनिंग है उसको हमें सॉल्व नहीं करना होता है, उसकी जगह पे आप 0 फिल कर दो। इतना करने के बाद देख लो कि सभी सेल्स फिल हो चुकी है, क्योंकि सेल्स में या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। 1 ध्यान से आपको देख के भरना है। ट्रुथ टेबल में जहां जहां 1 है, फंक्शन के आउटपुट की वैल्यू जहां जहां 1 है, उस लोकेशन को के मैप में 1 से फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप आती है, ये तो के मैप की फिलिंग हो गई। अब आपको पेयरिंग करनी होती है, तो आप नॉर्मल 2 की पेयर कर सकते हो। जहां जहां आपको 2 एक साथ 1 मिलते हैं, डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल की पेयरिंग नहीं होगी। तो डायगोनल को छोड़कर आपको जब जब आपको 2 पेयर मतलब 2 1 एक साथ मिले, आप उसकी पेयरिंग कर सकते हो। 4 पेयर एक साथ मिले, आप उसकी पेयरिंग कर सकते हो। 8 पेयर एक साथ मिले, 8 1 एक साथ मिले, उसकी पेयरिंग कर सकते हो। 16 1 एक साथ मिले, तो भी आप उसकी पेयरिंग कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप 1 को किस तरह से पेयर बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्राई करना है मैक्सिमम पेयर की, मैक्सिमम टाइम 1 मिल जाए, ऐसा आपको पेयर ड्रॉ करना है, राइट। सबसे पहले आपको सोचना है क्या 16 का एक साथ एक पेयर बन सकता है 1 का, या फिर 16 का नहीं बनता है तो आप 8 के चेक करो। 8 का भी नहीं होता है तो फिर 4 पर आओ, 4 का भी नहीं होता है फिर 2 पर आओ, राइट। सिंगल 1 का नहीं होगा। सो पेयर हमेशा 1 1 के बनेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 मैक्सिमम सेल्स है। सो उस मैक्सिमम सेल्स में पूरी सेल में 1 नहीं है, तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते कि एक पेयर 8 1 का नहीं बनता।
क्योंकि 3 जीरो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आठों सेल में 1 मिलता तो हम आठों 1 को कवर करता हुआ एक ग्रुप बना लेते। तो हमारे पास 4 1 एक साथ है, कंटिन्यूअस है, तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये 4 1 का एक पेयर बन गया और इस 1 के कारण हम दूसरा पेयर यहाँ बना सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि इस के मैप में 2 ही ग्रुप बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं बन रहे। तो अब इन ग्रुप को हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है। एक ग्रुप हमें एक टर्म देगा, ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 हमें एक मैक्स टर्म मिनिमम टर्म दे देगा और ग्रुप नंबर 2 हमें दूसरी मिन टर्म देगा। अब वो मिन टर्म क्या होगी, कैसे होगी? तो अब आपको इसको सॉल्व करते आना चाहिए। सबसे पहले हम बड़े ग्रुप को सॉल्व करते हैं। इस वाले ग्रुप को सॉल्व करो कि इसके लिए जो मिन टर्म तैयार होगी, उसके अंदर कौन-कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, राइट? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ए वेरिएबल इन्वॉल्व है और साथ ही साथ ये पूरे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सभी के कॉलम में इनकी 1-1 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल जब सब एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट। जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो बी कट जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट से, सी कट जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट से। तो ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है, हमें इसके ऊपर एक रूल लगाना होता है कि अगर नॉर्मल और उसका कॉम्प्लीमेंट एक साथ आते हैं तो ये कट जाते हैं, इसकी वैल्यू 1 जनरेट हो जाती है। इसी तरह से अगर सी और सी कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये आपस में कट जाते हैं, तो नॉर्मल से कॉम्प्लीमेंट कट जाता है। तो अब आप ऊपर ध्यान से देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर बी सी। तो आपके पास कितने बी है और कितने बी कॉम्प्लीमेंट है? आप इसको अगर ध्यान से देखें तो 2 बी है नॉर्मल, तो 2 बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, और अगर 2 सी नॉर्मल है तो 2 सी कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो इस तरह से सभी एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे और इसका आंसर जनरेट कर देंगे 1। तो केवल आपका आंसर आएगा ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स आंसर आएगा ओनली ए प्लस। इसी तरह से ये तो हुआ पहले ग्रुप का सोल्यूशन। यदि दूसरा ग्रुप देखें तो दूसरे ग्रुप में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो दूसरे ग्रुप को बनाने के लिए ये 2 रो और ये कॉलम, ये दूसरा ग्रुप है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए, ये वैल्यू कट जाएगी और आपके पास आंसर आएगा केवल बी सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ आ रहा हो। सबसे पहले हमने के मैप ड्रॉ किया जिसके अंदर 8 अलग-अलग सेल्स थी। उन 8 सेल्स को हमने इंडेक्सिंग दी 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमने उसको वेरिएबल से नॉमेनक्लेट कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बीसी, बीसी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने ट्रुथ टेबल को देखा। ट्रुथ टेबल में जहाँ-जहाँ पर 1 था, वहाँ-वहाँ उस लोकेशन पे जाके के मैप में 1 फिल किया, रिमेनिंग जगह पर हमने 0 फिल कर दिया। इस तरह से के मैप की फिलिंग हो गई। हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वो है सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हम 1 पे काम कर रहे हैं। जहाँ पर ट्रुथ टेबल में 1 अवेलेबल है, उसी लोकेशन को हमने के मैप की लोकेशन को 1 से फिल किया। सम ऑफ प्रोडक्ट में इसी तरह से वर्किंग होती है के मैप के थ्रू। फिर हमने क्या किया, पेयरिंग बनानी स्टार्ट करी। क्योंकि के मैप हमारे पास 3 वेरिएबल का है तो टोटल 8 मैक्सिमम सेल्स हो सकती है। अगर 8 मैक्सिमम सेल्स में सभी सेल्स में 1 होता
तो हम पहले ट्राई करते 8 1 का ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतनी टर्म मिनिमाइज आएगी, सिंप्लीफाइड आएगी, राइट। जैसे आपने देखा कि जब 4 1 एक साथ मिले तो ऊपर वाले जितने वेरिएबल्स थे सब एक दूसरे को कट कर दिए, क्योंकि बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, तो ये सब एक दूसरे को कट कर देते हैं, नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट। सेम वेरिएबल के नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे। तो ऊपर यही हुआ कि दो बी अवेलेबल थे नॉर्मल, दो बी कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल थे, वो इस तरह से वो कट हो गए। दो सी नॉर्मल अवेलेबल थे और दो सी कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल थे, वो कट हो गए। तो बच्चा केवल लेफ्ट वाला जो कि ए था। तो पहले 4 1 का जो ग्रुप बना था उसका इक्वेशन तैयार हुआ ओनली ए, प्लस दूसरा ग्रुप जो तैयार हुआ था 1 1 का जिसके अंदर दो 1 थे, उसको कंस्ट्रक्ट कौन कौन कर रहा था? तो दो रो और एक कॉलम। रो की जो वैल्यू थी वो थी ए कॉम्प्लीमेंट ए और कॉलम की वैल्यू थी बी सी कॉम्प्लीमेंट। जब इस ग्रुप के लिए मैक्स टर्म लिखी जाएगी तो इन सभी वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा साथ में। तो मल्टीप्लाई की जो टर्म आएगी, जो मिन टर्म बनेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से ए कॉम्प्लीमेंट और ए कट जाएगा, आंसर आएगा आपके पास बी सी कॉम्प्लीमेंट। सो ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये इस के मैप का सिंप्लीफाइड वर्जन है। इक्वेशन, ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई है ये के मैप के थ्रू जनरेट हो गई है, जिसका रिजल्ट है y इक्वल टू ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, यदि आप एक दो एग्जांपल सम ऑफ प्रोडक्ट के सॉल्व करते हैं के मैप के, तो आपको यूज टू हो जाओगे आप लोग कि किस तरह से के मैप को ड्रॉ करना है, किस तरह से नॉमेनक्लेट करना है, वेरिएबल कैसा अरेंजमेंट होगा, इंडेक्सिंग किस तरह से देना है और किस तरह से वन की पेयरिंग करनी है। जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतना सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये जनरेट कर देता है। तो ये है इसका पूरा तरीका। अब मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये हमने इस तरह से ट्रुथ टेबल में देखा था कि कहाँ कहाँ पर 1 है। फिर हमने एक 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया, वेरिएबल असाइन किए, कॉलम में ए और रो में बी सी। फिर कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा, कहाँ कहाँ नॉर्मल आएगा, वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये 0 0 0 1, आप इसको बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट ये भी आप कह सकते हैं। ए की लोकेशन पर 0 1 है, इसका मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए। अभी जो मिन टर्म्स है उसको आपको शेल्स में फिल करना है। ये रही उसकी सेल्स की फिलिंग। पहली सेल्स M0, दूसरी सेल्स M1, तीसरी सेल्स M3, चौथी सेल्स M2। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मिन टर्म्स की इंडेक्सिंग यहाँ पे फिल हो जाती है। उसके बाद आपको फिल करना होता है 0 1। सबसे पहले आपको 1 फिल करना होता है, क्योंकि हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में जहां जहां पर ट्रूथ टेबल में फंक्शन की वैल्यू 1 है, उससे रिलेटेड जो मेन टर्म्स है या डेसिमल है, उस डेसिमल लोकेशन पर आपको 1 फिल करना है के मैप में। जो भी रिमेनिंग सेल्स है उसकी जगह पर आप 0 फिल कर देना है। फिर आपको पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है। पेयरिंग हमेशा ट्राई करो कि 16 1 के एक साथ बने, 8 1 की बने, 4 1 की बने, 2 1 की बने, राइट। इस तरह से पेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे टेबल में 4 1 एक साथ मिल रहे थे तो हमने 4 1 की एक साथ पेयरिंग करी। 4 1 की पेयरिंग के बाद हमने देखा कि एक 1 और रिमेनिंग है, तो उसको भी हमने इन्वॉल्व करके एक 2 1 का पेयर बना लिया। अब हमारे पास दो ग्रुप तैयार हो गए, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को यदि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, पहले ग्रुप को
कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन सी रो और कौन कौन से कॉलम रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी रो और कॉलम के वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई जब होंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि कौन नॉर्मल है कौन कॉम्प्लीमेंट है। अगर सेम वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट का मिलता है तो वो एक दूसरे को कट करेंगे। अगर दो कॉम्प्लीमेंट वाले वेरिएबल एक साथ मिलते हैं तो उनको आप एक सिंगल लिख सकते हो, या दो नॉर्मल वेरिएबल मिलते हैं जैसे ए डॉट ए, उसका रिजल्ट ए ही होगा। बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, उसका रिजल्ट एक बार बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कुछ एग्जांपल में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको एक ही वेरिएबल के में कॉम्प्लीमेंट है वो 2 बार है 3 बार है, तो आपको 3 बार नहीं लिखना है, आप उसको एक बार लिख सकते हैं। और ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को इस तरह से आप सॉल्व करने के बाद आपके पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन में इक्वेशन आ जाती है, और वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन होती है a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रेड कलर से लिखा है वो था हमारे पास कि बुलियन अलजेब्रा के रूल को फॉलो करने के बाद हमें जो इक्वेशन आती है वो आती है a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। वही चीज आपने के मैप से बहुत इजीली कर लिया, a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन अभी भी सेम है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन दोनों ने दिया, के मैप ने भी दिया और बुलियन अलजेब्रा के रूल्स में भी हुआ, बट दोनों में आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि अगर के मैप मेंशन है कि आपको बुलियन अलजेब्रा की इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग के मैप, तब आपको के मैप टेक्निक ही फोर्सफुली अप्लाई करनी होगी, और जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उसी को आपको जनरेट करना होगा के मैप के थ्रू। और अगर के मैप नाम नहीं लिया है तो दोनों में से आप कोई भी मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगे वो मेथड यूज करके आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी के मैप इजी रहता है, उसमें आप 2-3 क्वेश्चन करोगे सम ऑफ प्रोडक्ट के तो आसानी से हो जाएगा। आप के मैप का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आप प्रोडक्ट ऑफ सम किस तरह से बनेगा। ये हमने देखा सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना बाय यूजिंग के मैप, कर्नफ मैप। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे मेरा टॉपिक फिनिश हुआ है, आपके कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। किसी का कोई डाउट नहीं, समझ आ गया? अंकित, अपेक्षा? सर। यस सर। सर। हाँ बोलो अंकित। सर एग्जाम कब है सर? एग्जाम क्या? एग्जाम कब है सर? अरे एग्जाम को तो अभी टाइम है, सर आई अभी मीन तो पढ़ाई पे ध्यान कॉलेज दो अभी। कॉलेज में लगेगी या ऑनलाइन लगेगी? अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरे तो सर नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। हाँ तो इसका वीडियो तुम अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना team.microsoft.com से, अच्छा। और फिर से एक बार अच्छे से सुन के कोई एक एग्जाम्पल उसको सॉल्व करना। ओके सर। क्योंकि सब नया है सो पहली बार में तो हो सकता है नहीं आएगा, बट एक दो करोगे तो फिर पता चलेगा। तो डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, कहाँ पे डाउट आया, ये कहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसके लिए टाइम निकालेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। बुराउद्दीन, हुसैना, क्लियर हुआ क्या था आज का टॉपिक में? यस सर, बट कैन यू गिव सम एग्जांपल, मोर एग्जांपल्स? मतलब ये वाला समझ आया जो तीन चार बार वन था, फिर अगर 2 बार ही वन हो तो ऐसे मतलब सर। राइट। तो सर तो प्लीज उसके मिनिमम, शेयर सम एग्जांपल। हाँ 2 वेरिएबल्स का के मैप का एग्जांपल करना होगा, 3 वेरिएबल्स का करना होगा, 4 वेरिएबल का करना होगा, एक एक एग्जांपल सभी का करना होगा, तो और अच्छे से क्लियर होगा। यस सर। ओके। बाकी किसी को डाउट?
नैया, निधि, Thank you, sir. कृपा, No, sir. प्रिया, रोशनी, ऑल राइट। No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। या तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट का ही कोई एक और एग्जांपल लेंगे ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ सम को KMF से सॉल्व करेंगे। तो दो क्वेश्चन हम लोग इस टेक्निक से सॉल्व करते हैं, राइट।